पालश, अभिमन्यु, राजेश ये तीनों दोस्त बहुत वक्त के बाद मिले थे। एक ही कॉलेज के ये तीनों दोस्तों को पार्टी तो करनी ही थी, इसलिए ये तीनों दोस्त पालश के घर के छत पर बैठकर पार्टी कर रहे थे। आपस में बात करते हुए ये तीनों दोस्त कॉलेज की कुछ पुरानी यादों के बारे में बात कर रहे थे। इन बातों ही बातों में अभिमन्यु कुछ ऐसी पुरानी बातों को भी करना शुरू कर देता है, जिसके कारण पालश और राजेश दोनों ही शांत हो जाते हैं। कुछ देर के बाद राजेश पार्टी को बीच में ऐसे ही छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी पालश अभिमन्यु से ये कहता है, यार अभिमन्यु, तू अभी बच्चा है क्या? कितना वक्त बीत गया है उस बात को, और तुझे ये बात छेड़कर क्या मिल गया? भला तूने उस पुरानी बातों को क्यों बाहर निकाला? कूल डाउन पालश, अब छोड़ इन सब बातों को। चल अब राजेश को पार्टी में वापस बुलाते हैं। वैसे भी उसके बिना ये पार्टी काफी ज्यादा अधूरी लग रही है। इसके बाद पलाश और अभिमन्यु दोनों राजेश को बुलाने के लिए उसके पास जाते हैं। राजेश ने खुद को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया था। उस कमरे में एक कोने में बैठकर राजेश कुछ बड़बड़ा रहा था। वो आना चाहिए, नहीं वो आ जाएगा, नहीं मुझे मार देगा, नहीं वो आ गया तो नहीं मैं क्या करूँ, मैं तो मर जाऊँगा। नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊँगा आज, मैं मर जाऊँगा। तभी उस कमरे के दरवाजे को खटखटाते हुए पालश और अभिमन्यु राजेश को बार बार पुकार रहे थे। राजेश यार दरवाजा तो खोल, तूने इस कमरे में खुद को ऐसे क्यों बंद करके रखा है? चल अब तू गुस्सा है ना, ये देख अभिमन्यु तेरे से माफी मांग रहा है, अब चल ना यार, बाहर आ जाना, तेरे बिना पार्टी अधूरी है यार। तू बोलना यार सॉरी राजेश, अब तू बाहर आ जा, तेरे बिना पार्टी अधूरी लग रही है, चल जल्दी बाहर आ जा। देख यार, तू बाहर नहीं आएगा तो हम अंदर आ जाएंगे, बोलना यार तू भी। हाँ यार तू सच बोल रहा है। देख राजेश, तू बाहर आ जाओ, नहीं तो हम अंदर आ जाएंगे। कोई भी नहीं बचा सकता है। राजेश क्या हुआ भाई? तू इतने जोर के क्यों चिल्ला रहा था? सब ठीक तो है ना? तू डोर खोल ही नहीं रहा था तो मजबूरन हम दोनों को इस डोर को तोड़कर यहाँ पर आना पड़ा। राजेश क्या हुआ तुझे? तू कुछ तो बोल। वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो। तुम दोनों भी मारे जाओगे। नहीं मैं प्लीज तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वो तुम्हें भी मार देगा। प्लीज जस्ट गो अवे। तुम दोनों जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम दोनों भी मार जाओगे। जाओ यहाँ से, जाओ। ऐसे ही बड़बड़ाते हुए राजेश वहीं बेहोश हो जाता है। राजेश को इस परिस्थिति में देखते ही अभिमन्यु और पलाश दोनों राजेश को एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हॉस्पिटल में आने के बाद जब राजेश का इलाज हो जाता है तब राजेश की तबीयत धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती है। डॉक्टर ने राजेश को कुछ देर आराम करने के लिए कहा था। डॉक्टर शाम होते ही राजेश को डिस्चार्ज करने वाले थे। यार पालश, ऐसा क्या हुआ था उस कमरे में राजेश के साथ, जो कि वो बुरी तरीके से इतने जम के चिल्ला रहा था? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुझे कुछ पता है तो तू ही बता। अभिमन्यु, राजेश ने जरूर उसे देख लिया होगा। उसे मतलब किसे देख लिया होगा उसने? लगता है वो वापस आ गया। अरे भाई, कौन वापस आ गया? अगर वो वापस आ गया है तो इस बार वो खाली हाथ तो वापस नहीं जाएगा। अब जरूर कुछ बुरा होने वाला है। तू फिर चालू हो गया। सीधे बता, बात क्या है? राजेश के साथ ये हुआ कैसे? तू जानना चाहता है? यार तू बताएगा तभी तो मैं जान पाऊंगा। चल अब जल्दी बता। करीब 1 साल पहले राजेश और मैंने होटल मैनेजमेंट के कोर्स को पूरा किया था, और कोर्स को पूरा करने के बाद इंटर्नशिप के लिए हम लोग बेंगलुरु चले गए। वहाँ पे एक आलीशान होटल था जहाँ पे हमें
इंटर्नशिप करने का मौका मिला। होटल के मैनेजर से हमने बात किया तो उस होटल के मैनेजर ने हमें इंटर्नशिप के लिए अपने होटल में रख लिया। उस होटल के मैनेजर ने हमें पहले ही दिन से प्रैक्टिकल नॉलेज देना शुरू कर दिया था। कस्टमर से कैसे बात करना है, उनके साथ बिहेव कैसे रखना है और उनके ऑर्डर को कैसे पूरा करना है, इसके बारे में सारी जानकारी होटल मैनेजर ने हमें दे दी थी। और ऐसे ही चलता रहा और कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब हम दोनों को भी इस काम की आदत हो गई थी। हम भी अपने काम को बखूबी अच्छी तरीके से निभा रहे थे। तभी एक दिन होटल में रहने वाले एक शख्स ने अपने लिए एक ऑर्डर किया। 1 कप चाय और कुछ ब्रेड लाने का उसने ऑर्डर दिया था। अब क्योंकि उस फ्लोर पे राजेश की ड्यूटी थी इसलिए वो अपने साथ उस ऑर्डर को लेकर रूम नंबर 110 में चला गया और कस्टमर को उसने उस ऑर्डर को दे दिया। और जब वो उस कमरे से बाहर आया और कॉरिडोर में चल ही रहा था कि तभी उसे रूम नंबर 111 से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। शायद उस रूम में कोई नया कपल रहने आया था। वो कपल आपस में काफी झगड़ रहे थे। उनकी झगड़े की आवाजें रूम के बाहर तक सुनाई दे रही थी। राजेश ने भी उन सब चीजों को नजरअंदाज किया और फिर वो वापस वहां से चला गया। और राजेश जी, आपने अपने ऑर्डर को कंप्लीट कर दिया? रूम नंबर 110 में आपने उनका ऑर्डर तो दे दिया ना? हाँ भाई, मैंने तो दे दिया। पर वो क्या? यार कुछ नहीं, बस वही रूम नंबर 110 से जब मैं आगे जा रहा था तो उसके बगल में जो रूम है ना, रूम नंबर 111, वहां से किसी की झगड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। शायद कोई नया कपल वहां रहने के लिए आया है। हो सकता है शायद कोई रहने आया हो। पर इसमें क्या, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बस ऐसे ही बोला तुझे। तुम दोनों यहाँ कॉरिडोर में क्या कर रहे हो? तुम दोनों को कोई काम नहीं है? और राजेश सुनो, नीचे लैंडलाइन में कब से कॉल बज रहा है, तुम्हें आवाज सुनाई नहीं दे रही? जाओ जाकर कॉल को रिसीव करो। कहकर होटल मैनेजर वहां से चला जाता है। तभी राजेश नीचे वाले फ्लोर में जाकर लैंडलाइन पे आ रहे कॉल को रिसीव करता है। राजेश के कॉल रिसीव करते ही कॉल के दूसरे ओर से किसी महिला की आवाज राजेश को सुनाई देती है। हेलो, मैं राजेश बात कर रहा हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जी, मैं रूम नंबर 111 से बात कर रही हूँ। मेरा ऑर्डर 2 कप कॉफ़ी और एक सैंडविच का है। क्या आप इसे पूरा कर सकते हैं? जी मैम, मैं आपके इस ऑर्डर को जल्द से जल्द पूरा करता हूँ। कहकर तुरंत 2 कप कॉफ़ी और एक सैंडविच लेकर रुपेश 111 रूम नंबर के आगे आकर खड़ा हो जाता है। रूम के बाहर खड़े होकर राजेश जैसे ही रूम के दरवाजे को खटखटाता है, तब राजेश को रूम के अंदर से कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती है। लगातार 2 से 3 बार राजेश रूम के दरवाजे को खटखटा रहा था, पर फिर भी रूम के अंदर से कोई भी जवाब राजेश को नहीं आ रहा था। तभी राजेश उस रूम के दरवाजे को थोड़ा ओपन करके रूम के अंदर आवाज देता है। मैम, मैं आपके ऑर्डर के अनुसार 2 कॉफी और एक सैंडविच लेकर आया हूँ। क्या आप इस ऑर्डर को रिसीव कर लेंगे? और अब भी राजेश को कोई भी जवाब नहीं मिलता है। अब राजेश उस रूम के अंदर जाता है और हर जगह जाकर ये चेक करता है कि क्या कोई इस रूम में है या फिर नहीं। तब राजेश को उस रूम में कोई भी नजर नहीं आता है और कुछ समय के बाद राजेश उस रूम से बाहर आता है। फिर राजेश अपने दोस्त के पास चला जाता है जो कि बिलिंग काउंटर पर बैठा हुआ था। यार पलाश, रूम नंबर 111 से कुछ देर पहले मुझे कॉल आया था। 2 कप कॉफी और एक सैंडविच का उनका एक ऑर्डर था, पर जब मैं उस रूम नंबर 111 के बाहर खड़ा था और मैंने कई बार उस डोर को नॉक किया, तब मुझे कोई भी आवाज उस रूम के अंदर से नहीं सुनाई दी। मैं जब उस रूम के दरवाजे को खोलकर अंदर गया तब मुझे उस रूम के अंदर कोई भी नजर नहीं आया। तू ये चेक करके बता सकता है कि उस रूम में किसने चेक इन किया है? अब उनका ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, तू बस 5 मिनट वेट कर, मैं अभी तुझे बताता हूँ। रूम नंबर 109 मेहता जी, रूम नंबर 110 मिस्टर दास, रूम नंबर 111। यार राजेश, तू मुझे ये बता कि तूने ड्यूटी में कोई नशा वगैरह तो नहीं किया है ना? क्यों, क्या हुआ? तू ऐसा क्यों बोल रहा है? अबे रूम नंबर 111 में किसी ने भी चेक इन नहीं किया है। क्या? पर कुछ देर पहले तो मुझे कॉल आया था। अरे भाई, हो सकता है किसी और कस्टमर ने तुझे
ये ऑर्डर किया हो और तू उस ऑर्डर को देने चला गया। पालश तू सही बोल रहा है, मे भी शायद ऐसा हो सकता है, हो सकता नहीं, ऐसा ही है। अब एक काम कर, इस ऑर्डर का क्या करें, एक काम करते हैं हम ही खा लेते हैं। राजेश कुछ समय के बाद वापस कॉरिडोर में चला जाता है और तभी एक बार फिर लैंडलाइन पर किसी का कॉल आता है। राजेश तुरंत उस कॉल को जाकर रिसीव करता है। फिर वही जानी पहचानी आवाज में राजेश को कोई कॉल में ये कहता है, जी मैंने 2 कप कॉफ़ी और एक सैंडविच का ऑर्डर दिया था रूम नंबर 111 से, पर अभी तक हमारा ऑर्डर हमें मिला नहीं है। मैम मैं उस कमरे में आया था पर आप उस कमरे में नहीं थे, इसलिए मैंने उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। हेलो हेलो कहते हुए राजेश बात कर ही रहा था कि अचानक दूसरी ऑल से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। राजेश तुरंत लैंडलाइन के फोन को रखकर उस रूम नंबर 111 की ओर जाता है। रूम नंबर 111 का दरवाजा आधा खुला हुआ था कि तभी रुपेश के वहां आते ही रूम का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। राजेश उस डोर को नॉक करता है कि तभी रूम के अंदर से काफी ज्यादा डरावनी आवाज में कोई ये कहता है, तुमने इस काम को करने में काफी ज्यादा देरी कर दी और मुझे तेरी जरा भी पसंद नहीं है। इतना सुनते ही राजेश वहां से भागते हुए चला जाता है और अपने दोस्त पलाश को वो मिलता है। राजेश पलाश को सारी बातें बताता है, पर वहीं पलाश राजेश की बातों का मजाक उड़ाते हुए ये कहता है, क्या यार फट्टू, तू कितना फट्टू है यार। अबे ये सब फिल्मों में होता है, हकीकत में नहीं। मेरी बात सुन, लगता है तूने आज कुछ ज्यादा ही काम कर लिया है, थकावट के कारण तुझे ये सब लग रहा है। तू एक काम कर, अपने रूम में जाकर सो जा, एक चैन की नींद लेगा तो तेरा दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। कहते हुए पलाश वहां से चला जाता है। अगले दिन राजेश की ड्यूटी उस होटल के 5वें माले में लगी थी कि तभी कॉरिडोर में चलते हुए राजेश लैंडलाइन पे आ रहे कॉल की आवाज को सुनता है। जी मैं रूम नंबर 111 से बात कर रहा हूँ। क्या आप मेरे लिए एक ठंडी बियर, एक ग्लास और कुछ आइस क्यूब ला सकते हैं? जी सर, मैं आपके इस ऑर्डर को आपके रूम में अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर राजेश कॉल को कट करके सीधा पलाश को जाकर मिलता है और पलाश को ये सारी बातें राजेश बताता है। अबे राजेश यार, तू पागल वागल तो नहीं हो गया भाई? रूम नंबर 111 में सच में एक बंदे ने विजिट किया है। वो क्या नाम है उनका, मिस्टर कनौजिया। उन्होंने उस रूम में विजिट किया है। तो तू एक काम कर, जल्द से जल्द जाकर मिस्टर कनौजिया का ऑर्डर उन्हें दे दे, नहीं तो वो होटल मैनेजर को तेरी कंप्लेंट दे देंगे। तभी राजेश रूम नंबर 111 के डोर के आगे खड़े होकर डोर को नॉक करता है। तभी रूम के अंदर से एक आवाज राजेश को सुनाई देती है। हाँ कौन? सर मैं राजेश, मैं आपके ऑर्डर को लेकर आया हूँ। हाँ ठीक है, तुम अंदर आकर वो सब सामान टेबल पर रख दो, मैं बाद में आकर ले लूंगा। राजेश सारा सामान रूम के अंदर जाकर टेबल में रख देता है और रूम के बाहर आ जाता है। अगले दिन सुबह सुबह राजेश अपनी ड्यूटी को कर रहा था कि तभी राजेश को होटल में काफी ज्यादा भीड़ नजर आती है। ये लोगों की भीड़ भला उस होटल में सुबह सुबह क्यों लगी हुई थी, ये पूछने के लिए राजेश बिलिंग टेबल के पास जाता है और पलाश को इस बारे में पूछता है। पलाश भाई, ये होटल में सुबह सुबह इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे तुझे नहीं पता, वो रूम नंबर 111 में मिस्टर कनौजिया रहने आए थे ना, उनकी आज सुबह सुबह ही डेथ हो गई है। अब आखिर मिस्टर कनौजिया की डेथ कैसे हुई इसके बारे में तो नहीं पता, पर ये लोग ये कह रहे हैं कि मिस्टर कनौजिया को शायद हार्ट अटैक आया है। वो हार्ट के मरीज थे ना। पर पालश, मिस्टर कनौजिया तो कल तक ठीक थे। इनफैक्ट मैं कल शाम को ही उनके ऑर्डर को पूरा करने के लिए उनके रूम पे गया था। अरे भाई राजेश, वक्त का क्या बता सकते हैं, आज है कल नहीं। अब धीरे धीरे राजेश को ये समझ में आने लगा था कि जरूर रूम नंबर 111 में कुछ गड़बड़ है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब तक होटल मैनेजमेंट के सारे लोग इस घटना को भूल गए थे। अब राजेश के साथ भी वो सब घटनाएं होना बंद हो चुकी थी। फिर एक दिन वही बिलिंग टेबल पे रखे लैंडलाइन पर एक कॉल आता है। राजेश उस कॉल को जाकर रिसीव करता है। हेलो, मैं राजेश बात कर रहा हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आखिर तुमने इस कॉल को उठा ही लिया। जी आप कौन बोल रहे हैं? मैं आपको पहचान नहीं रहा हूँ। आपका शुभ नाम? मुझे एक जिंदा इंसान चाहिए ताकि मैं उस इंसान का खून पी सकूं। तुम जल्दी रूम नंबर 111 में
एक जिंदा इंसान लेकर आओ, वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। इस बार राजेश काफी ज्यादा डर गया था। राजेश तुरंत उस फोन को कट करके पलाश के पास जाता है। पलाश के पास जाने के बाद राजेश सारी बातों को पलाश को बताता है। पलाश राजेश की बातों को सुनता है और हंसने लगता है। अरे यार, भला रूम नंबर 111 में ऐसा कौन बोलेगा खून चाहिए उसको? तेरे को कितने बार बोला मैंने, तू फालतू की पिक्चरें देखना बंद कर दे यार। तू ये समझ नहीं पा रहा है कि रियलिटी में फर्क क्या होता है। तेरा माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया भाई। तुझे मैं कितने बार समझाऊं, रूम नंबर 111 में कोई भी नहीं है। इनफैक्ट आज से करीब 2 महीने पहले मिस्टर कनौजिया की डेथ होने के बाद उस रूम में किसी ने भी चेक इन नहीं किया है। फिर भी अगर तुझे डाउट है तो चल मेरे साथ, हम दोनों उस रूम नंबर 111 के पास जाते हैं और तेरे मन में रहने वाले उस भूत से मिलते हैं। अब पलाश के साथ राजेश उस रूम नंबर 111 के पास चला जाता है। रूम में लगे लॉक को ओपन करने के बाद वे दोनों लोग रूम के अंदर चले जाते हैं। ले देख ले अपनी आंखों से, देख ये कमरा पूरा खाली है, इस रूम में कोई भी नहीं है। अब मिल गई तसल्ली तुझे? फट्टू साला फालतू की बातें करता रहता है। तू ये सब फालतू की बातों को सोचना बंद कर, ये सब एक अंधविश्वास है। मेरी बात मान, तू इन सब चीजों पर ध्यान मत दे, तू अपने काम पर ध्यान दे। कहीं तेरी ये बातें होटल के मैनेजर को पता चल गई ना तो हम दोनों की छुट्टी, फिर हो गई हमारी इंटर्नशिप पूरी। तू समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ मैं समझ रहा हूँ, चल अब यहाँ से चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस रूम में। अच्छा चल फिर, अब मैं अपने काम को पूरा करने के लिए जाता हूँ और तू भी अपने काम पर ध्यान दे। तभी उसी रात एक बार फिर लैंडलाइन पर कॉल आता है। राजेश तुरंत जाकर उस कॉल को रिसीव करता है। तभी कॉल के दूसरी ओर कोई ये कहता है, जी मैं राजेश बात कर रहा हूँ, रूम नंबर 111 से आपका ऑर्डर रेडी है। क्या आप अपने ऑर्डर को रिसीव करने के लिए रूम नंबर 111 में आएंगे? कॉल पे उस आवाज को सुनते ही राजेश मानो एकदम से डर के कारण सहम गया था। राजेश की बोलती ही बंद पड़ गई थी। फिर भी हकलाते हुए राजेश आगे कॉल पर ये कहता है, कौन बात कर रहा है? आप कौन है? राजेश तो मेरा नाम है। आप कौन बोल रहे हैं? और सुनिए, रूम नंबर 111 में कोई भी नहीं रहता है। तो आप कहाँ से बात कर रहे हैं? राजेश को कुछ समझ आता इससे पहले ही आगे वाला कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। इस बार राजेश तुरंत भागते हुए पलाश की ओर जाता है और हाँफते हुए राजेश पलाश को ये कहता है, भाई पलाश यार, इस बार रूम नंबर 111 से कॉल आया था और इस बार पक्का वहाँ पर कोई है। और ताज्जुब की बात यह है कि उस रूम में जो है ना, उसकी आवाज़ डिट्टो मेरी जैसी है। अबे फट्टू, रूम नंबर 111 में आज ही डॉक्टर विकास ने चेक इन किया है। तू क्या नशे में रहता है क्या? तुझे कुछ याद नहीं रहता है? अरे आज शाम को ही मैंने डॉक्टर विकास का सारा सामान रूम नंबर 111 में रख कर आया हूँ। भाई पलाश, पर उसकी आवाज़ सेम टू सेम मेरे जैसी थी। तू चेक करके आएगा कि आखिर उस रूम में डॉक्टर विकास है या फिर कोई और? अबे तू भी राजेश फालतू की बातें करता रहता है। अच्छा तू इतना कह रहा है तो मैं आता हूँ रूम नंबर 111 से। और एक काम कर, तू बिलिंग टेबल पर जा, वहाँ पर मिस्टर सक्सेना का ऑर्डर रेडी है, उनके ऑर्डर को उनके रूम में जाकर दे देना। इतना कहकर पलाश रूम नंबर 111 की ओर चला जाता है और वहीं बिलिंग टेबल के पास खड़े होकर डर की हालत में राजेश बिल्कुल चुपचाप एक कोने पर बैठा हुआ होता है। इतने में बिलिंग टेबल पे रखे लैंडलाइन पर किसी का कॉल आता है। राजेश उस कॉल को उठाता है और तभी कॉल के दूसरी ओर पलाश राजेश को ये कहता है, राजेश मुझे बचा ले यार, इस कमरे में जरूर कोई ना कोई है, वो मेरे जान का दुश्मन बन चुका है। राजेश मुझे बचा ले, तू जल्दी आ जा इस रूम नंबर 111 में, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। राजेश तुरंत भागते हुए इस रूम नंबर 111 के दरवाजे को खोलकर उस रूम के अंदर चला जाता है। तभी राजेश के उस रूम के अंदर आते ही रूम का दरवाजा अपने आप ही काफी जोर से बंद हो जाता है और अचानक उस रूम के अंदर की लाइट्स अपने आप फ्लिकर होते हुए एक एक करके सारे बल्ब खुद पे खुद
फट जाते हैं। वहीं रूम के बाहर दरवाजे को जोर शोर से खटखटाते हुए पलाश राजेश को कहता है, राजेश तू पागल हो गया क्या? तू क्या कर रहा है? तू जल्दी इस रूम से बाहर निकल। इस रूम के अंदर सच में कोई है जो कि सच में हम दोनों को मारना चाहता है। राजेश तू बाहर निकल। पलाश तू इस रूम के अंदर था ना, तो तू बाहर कैसे आया? अरे ये सब एक जाल था, तुझे फंसाने के लिए ये सब जाल बनाया गया था। तू जल्द से जल्द इस रूम से बाहर आ जा, वरना वो तुझे छोड़ेगा नहीं। पलाश बार बार उस रूम के बाहर खड़े होकर चीख रहा था और राजेश को बार बार पुकार रहा था। तभी अचानक पलाश एक जोर का झटका उस रूम के दरवाजे को मारता है और रूम नंबर 111 का दरवाजा टूट जाता है। उस दरवाजे को तोड़ते ही अपने आगे दिख रहे दृश्य को देखते पलाश हक्का बक्का रह जाता है। राजेश का किसी अदृश्य ताकत ने उसका गला पकड़ के हवा में उठाकर रखा था। राजेश काफी ज्यादा तड़प रहा था कि तभी पलाश उस रूम के अंदर आ जाता है और राजेश के पैर को पकड़कर वो नीचे खींचने लगता है। अचानक पलाश की ये कोशिश कामयाब भी हो जाती है। राजेश जोर से जमीन पर गिर जाता है और जमीन में गिरते ही राजेश बेहोश हो जाता है। पलाश अपने साथ राजेश को लेकर उस रूम से बाहर आ जाता है। राजेश बिल्कुल मौत के करीब था, पर पलाश ने उसे बचा लिया था। भाई पलाश, कसम से तू वाकई में काफी ज्यादा जिगरे वाला है। तूने राजेश को बचा लिया, नहीं तो आज हमारे साथ राजेश होता नहीं। अभिमन्यु, अगर मेरी जगह तू होता ना तो तू भी बिल्कुल वैसा ही करता। अच्छा सुन, तेरे बाजू में वो पानी की बोतल रखी है, तू उसे पास कर सकता है? 1 मिनट। हाँ ये ले। अरे क्या यार अभिमन्यु, इसमें तो पानी है ही नहीं। ठीक है पलाश, तू मुझे बोतल दे, मैं पानी भर के लाता हूँ तेरे लिए। नहीं, तू यहीं पर बैठ, मैं पानी लेकर आता हूँ। पलाश, मुझे तेरी जरा भी पसंद नहीं। तो कैसे लगी आप सभी को आज की हमारी ये स्ट्रेंज स्टोरी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को ऐसे ही डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो आज ही हमारे चैनल स्ट्रेंज स्टोरी हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग ऐसे ही डरावनी कहानियों का आनंद ले सके और चैनल पे आने वाली हर एक अपडेट को पा सके। मैं मिलता हूँ अगली एक और नई डरावनी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए डरना जरूरी है।